नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम कुछ दिलचस्प विचारों को खंगाल रहे हैं। हाँ, कि हम अपनी क्षमताओं को कैसे देखते हैं बिल्कुल, क्या वे पत्थर की लकीर हैं या उन्हें बदला जा सकता है, विकसित किया जा सकता है? और ये मान्यताएं जिन्हें हम मानसिकता कह सकते हैं, ये हमारे जीवन के लगभग हर पहलू पर असर डालती हैं ना। हाँ, अनजाने में ही सही। और इसमें मुख्य रूप से दो तरह की मानसिकताएं सामने आती हैं। अच्छा। एक है स्थिर मानसिकता। ये सोच के हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा, ये सब मतलब जन्म से तय है। कि बस इतना ही है। हाँ, और ज्यादा बदल नहीं सकती। और दूसरी है विकासवादी मानसिकता। ये विश्वास की मेहनत से, लगन से, सीखने से हम अपनी क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये दोनों सोच हमारे सीखने के तरीके, चुनौतियों का सामना करने। बिल्कुल। और सफल होने के तरीकों को कैसे प्रभावित करती हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सोचते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक कॉलेज छात्र है हाँ। और उसका दिन बहुत ही खराब जा रहा है। ओह। सुबह अपनी पसंदीदा क्लास में गया, प्रोफेसर ने मिड टर्म पेपर लौटाया, ग्रेड C+। उफ, निराशाजनक। हाँ, बहुत निराश है। शाम को घर जा रहा है, देखता है कि गाड़ी पर पार्किंग टिकट लगा है। अरे यार। और फिर हताश होकर वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन करता है कि चलो बात करके मन हल्का होगा। हम्म। पर दोस्त भी उसकी बात टाल देता है। हम्म। अब यहाँ मानसिकता का खेल शुरू होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उस छात्र की सोच स्थिर है, मतलब फिक्स्ड माइंडसेट वाला है, तो वो शायद क्या सोचेगा? शायद यही कि मैं एकदम बेकार हूँ, हाँ, या मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह असफल हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। सही। वो इन घटनाओं को, मतलब ये जो अलग-अलग चीजें हुई, इन्हें अपनी काबिलियत पर, अपने मूल्य पर एक स्थायी ठप्पे की तरह देखेगा। कि ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि मुझ में ही कमी है। हाँ, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जब तक ऐसे लोग असफल नहीं हो रहे होते ना, हाँ। तो वे विकासवादी सोच वालों जितने ही आत्मविश्वासी और मतलब सक्षम महसूस करते हैं। ये सही है। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई झटका लगता है, कोई असफलता मिलती है। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर, अगर किसी की विकासवादी मानसिकता है, तो वो उसी स्थिति में कैसे सोचेगा? वो शायद सोचेगा, अच्छा C+ आया, अगली बार मुझे इस पेपर के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ, या क्या गलत हुआ, ये समझना होगा। और ये पार्किंग टिकट, ठीक है, पता करना पड़ेगा इसका क्या करना है। हम्म। और दोस्त ने बात क्यों टाली, उससे पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ, वो ठीक तो है। बिल्कुल। वो इसे एक चुनौती की तरह देखेगा या एक समस्या जिसे सुलझाना है। सीखने का अवसर। हाँ, सीखने का अवसर। असफलता उसके लिए अंत नहीं है, बल्कि प्रक्रिया का एक हिस्सा है मात्र। तो मूल अंतर यही है कि क्या आप मानते हैं कि आपकी जो बेसिक क्षमताएं हैं वो फिक्स्ड हैं, सीमित हैं, या आप मानते हैं कि उन्हें विकसित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है? और ये सोच सिर्फ पढ़ाई लिखाई या कॉलेज तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास में अगर देखें तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां शुरुआती प्रदर्शन बिल्कुल भी भविष्य का संकेत नहीं था। हाँ, जैसे आपने बताया चार्ल्स डार्विन, लियो टॉल्स्टॉय, बचपन में उन्हें कोई खास नहीं समझता था। बिल्कुल। या खेल जगत में देख लें, बेन होगन, जो बाद में महान गोल्फर बने, बचपन में बिल्कुल अनाड़ी माने जाते थे। अच्छा। या फिर कला में फोटोग्राफर सिंडी शर्मन हाँ। अपने पहले फोटोग्राफी कोर्स में फेल हो गई थी। सच में, ये तो कमाल की बात है। इससे यही पता चलता है कि जिसे हम प्रतिभा या टैलेंट कहते हैं ना, वो अक्सर दिखने में, निखरने में समय लेती है। मैंने एक बार पॉल सेजान की शुरुआती पेंटिंग्स की प्रदर्शनी देखी थी। अच्छा। और ईमानदारी से कहूं तो कुछ पेंटिंग्स काफी अजीब थीं। मतलब साफ पता चल रहा था कि अभी सीख रहे हैं, अनाड़ीपन था। तो क्या इसका मतलब ये है कि शुरुआती सेजान में प्रतिभा नहीं थी, या सेजान को सेजान बनने में वक्त लगा? बिल्कुल। विकासवादी मानसिकता यही मानती है कि क्षमता को विकसित होने में समय लगता है, उसे निखारना पड़ता है। और इसीलिए किसी के मतलब शुरू के प्रदर्शन के आधार पर ही उसकी पूरी क्षमता का अंदाजा लगा लेना, हाँ, वो खतरनाक हो सकता है। बहुत खतरनाक। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है और उस पर सिर्फ एक बिंदु है। हाँ। क्या आप सिर्फ उस एक बिंदु को देखकर बता सकते हैं कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ट्रेंड देखने के लिए, सुधार या गिरावट देखने के लिए समय के साथ और पॉइंट्स चाहिए। सही। क्षमता कोई एक जगह रुकी हुई चीज नहीं है, ये तो एक यात्रा है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, प्रयास को लेकर। मतलब मेहनत को कैसे देखा जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्थिर मानसिकता वाले लोग हैं वो अक्सर सोचते हैं कि अगर आप में सच में प्रतिभा है
तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, कि मेहनत करना तो कमजोरी की निशानी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप नेचुरली अच्छे नहीं हैं। अगर मेहनत करनी पड़ रही है मतलब टैलेंट नहीं है। और ये सोच कितनी सीमित करने वाली हो सकती है ना? जैसे वो वायलिन वादक थीं नादिया सलेर्नो सोनेनबर्ग। हाँ, सुना है। वो विलक्षण प्रतिभा थीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें कोशिश करने और असफल होने से बहुत डर लगता था। क्यों? उन्हें लगता था कि अगर मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, अपना सब कुछ झोंक दिया और फिर भी कामयाब नहीं हुई, तो कोई बहाना नहीं बचेगा। अच्छा, मतलब असफलता का डर उन्हें कोशिश करने से ही रोक रहा था। हाँ, वो डर उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। और वो कछुए और खरगोश वाली कहानी, हाँ, उसने भी तो कहीं ना कहीं यही आइडिया दिया कि मेहनत तो सिर्फ धीमे चलने वालों के लिए है, कमजोरों के लिए। बिल्कुल, ये एक गलत धारणा है। जबकि विकासवादी मानसिकता में प्रयास ही सब कुछ है। प्रयास वो रास्ता है जिससे क्षमता बढ़ती है, जिससे महारत हासिल होती है। हाँ, जिससे महारत हासिल होती है। प्रयास आपको बदल सकता है। जैसे पैट्रिशिया मिरांडा का उदाहरण है। कौन थी वो? एक रेसलर। उन्हें कुश्ती में शुरुआत में कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लोग मजाक समझते थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि प्रयास, फोकस और ट्रेनिंग से वो खुद को साबित करेंगी। और जानते हैं क्या हुआ? क्या? उन्होंने ओलंपिक पदक जीता। वाह, ये तो कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि प्रयास में कितनी ताकत है। या क्रिस्टोफर रीव को देखें। हाँ, सुपरमैन वाले एक्टर। बिल्कुल। घुड़सवारी के दौरान एक्सीडेंट हुआ, पक्षाघात हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि शायद वो कभी हिल भी नहीं पाएंगे। बहुत दुखद था। लेकिन उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से कठिन व्यायाम रूटीन शुरू किया। हाँ, मैंने सुना था। और न केवल उन्होंने कुछ हद तक हरकत वापस पाई, बल्कि तंत्रिका तंत्र की रिकवरी के बारे में जो वैज्ञानिक सोच थी उसे भी चुनौती दी। ये तो अद्भुत है। ये दिखाता है कि प्रयास सिर्फ आपका कौशल ही नहीं, बल्कि शायद आपकी शारीरिक सीमाओं को भी बदल सकता है। सही कहा। और जब चुनौतियां आती है ना, तब इन दोनों मानसिकताओं का फर्क और भी ज्यादा साफ हो जाता है। कैसे? मेडिकल स्कूल के छात्रों पर एक अध्ययन हुआ था। जब उन्हें केमिस्ट्री का कोर्स मुश्किल लगने लगा, तो जिन छात्रों की मानसिकता स्थिर थी, उनकी रुचि कम होने लगी। उन्हें लगा कि शायद वो उसके लिए बने ही नहीं हैं। अच्छा। एक छात्र ने तो कहा, अब तो इस सब्जेक्ट के बारे में सोचकर ही मेरे पेट में अजीब सा होने लगता है। मतलब उन्होंने हार मान ली एक तरह से। हाँ, अंदर से। जबकि जिन छात्रों की विकासात्मक मानसिकता थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये मुश्किल है और इसीलिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। वाह। उनके लिए चुनौती एक सिग्नल थी कि और जोर लगाना है, न कि पीछे हटना है। उनकी रुचि बनी रही, बल्कि शायद बढ़ भी गई। ये अभी तक वाली बात है ना? हाँ, बिल्कुल। ये येट की शक्ति है। जब कोई चीज मुश्किल लगती है, तो स्थिर मानसिकता वाला सोचता है, मैं ये नहीं कर सकता। जबकि विकासवादी मानसिकता वाला सोचता है, मैं ये अभी तक नहीं कर सकता। ये छोटा सा शब्द कितना बड़ा फर्क ला देता है सोच में। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग बहुत कामयाब होते हैं, वे भी जब किसी नए चुनौतीपूर्ण माहौल में जाते हैं, तो इम्पोस्टर सिंड्रोम महसूस करते हैं। हाँ, कि मैं यहाँ डिजर्व नहीं करता, मैं बस दिखावा कर रहा हूँ। सही। उन्हें लगता है कि वे धोखेबाज हैं। वे भूल जाते हैं कि सीखना ही तो प्रक्रिया है। सब कुछ पहले से जानना जरूरी नहीं है, वो अभी तक भूल जाते हैं। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि ये मानसिकताएं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे दिखती हैं। खेल जगत से शुरू करते हैं। हाँ, खेल जगत एक बेहतरीन उदाहरण है। बिली बीन का नाम सुना होगा? हाँ, बिल्कुल। बेसबॉल खिलाड़ी और फिर मैनेजर। हाँ। खिलाड़ी के तौर पर उन्हें प्राकृतिक प्रतिभा माना जाता था, मतलब टैलेंट कूट कूट कर भरा था। लेकिन उनकी मानसिकता स्थिर थी। असफलता मिलती तो बिखर जाते थे और मेहनत को कमजोरी मानते थे। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा, खिलाड़ी के तौर पर भी उतने सफल नहीं हो पाए जितनी उनसे उम्मीद थी। अच्छा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनेजर के तौर पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने विकासवादी मानसिकता अपनाई। कैसे? उन्होंने खिलाड़ियों के आंकड़ों पर ध्यान दिया, उनकी क्षमता को विकसित करने पर जोर दिया, न कि सिर्फ प्राकृतिक प्रतिभा के पीछे भागे। और ओकलैंड एथलेटिक्स टीम के साथ उन्होंने कमाल कर दिया। हाँ, अभूतपूर्व सफलता हासिल की। ये दिखाता है कि मानसिकता बदली भी जा सकती है और उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और भी कई उदाहरण हैं। मोहम्मद अली को ही देख लें। हाँ, महान बॉक्सर। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल के भगवान। हाँ, वे हमेशा अपनी कमजोरियों पर काम करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ताकत पर ही निर्भर रहते थे, वो लगातार खुद को अपग्रेड करते थे। खेलों में अक्सर चरित्र की बात होती है। हाँ, और वो चरित्र अक्सर मानसिकता का ही दूसरा नाम होता है। ये सिर्फ प्रतिभा की बात नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप दबाव में कैसे खेलते हैं, हार से कैसे सीखते हैं,
टीम के लिए कैसे योगदान देते हैं, ये सब मायने रखता है। और स्थिर मानसिकता वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी अक्सर मुश्किल आने पर या तो बिखर जाते हैं या दूसरों को दोष देने लगते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कभी मेहनत करना या असफलता से सीखना जरूरी ही नहीं समझा। उन्हें लगता था टैलेंट काफी है। महान कोच जैसे जॉन वुडन वो सफलता को सिर्फ जीत हार में नहीं मापते थे। हाँ, वो कहते थे कि सफलता अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में है। उनका मानना था कि असली क्षमता कड़ी मेहनत से ही आती है। अच्छा, अब बिजनेस की दुनिया की तरफ चलते हैं। हाँ, यहाँ भी मानसिकता का बहुत बड़ा रोल है। जिम कॉलिंस ने अपनी मशहूर किताब गुड टू ग्रेट में क्या पाया? उन्होंने पाया कि जिन कंपनियों ने साधारण से असाधारण तरक्की की, उनके लीडर्स में कुछ खास बातें थीं। जैसे? वे विनम्र थे, वे कड़वी सच्चाई का सामना करने से डरते नहीं थे, और वो लगातार सीखने और सुधारने पर जोर देते थे। मतलब उनमें विकासवादी मानसिकता थी। हाँ, वे मानते थे कि कंपनी और उसके लोग दोनों विकसित हो सकते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे सीईओ भी रहे हैं जिनकी स्थिर मानसिकता ने उनकी कंपनियों को डुबो दिया। हाँ, ली इकोका का उदाहरण लिया जाता है, या एनरॉन के केन ले और जेफरी स्किलिंग। उनमें क्या दिक्कत थी? अक्सर ऐसे लीडर्स अपनी व्यक्तिगत छवि और अपनी श्रेष्ठता साबित करने में ज्यादा लगे रहते थे। वे आलोचना बर्दाश्त नहीं करते थे, बुरी खबर सुनना पसंद नहीं करते थे। हाँ, और अक्सर ऐसे लोगों से घिर जाते थे जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। इसे सीईओ रोग भी कहते हैं। उनका ध्यान खुद को महान साबित करने पर होता था, संगठन को नहीं। सही। जबकि विकासवादी मानसिकता वाले लीडर्स जैसे जैक वेल्च जीई या लू गस्नर IBM, उन्होंने खुले संवाद, टीम वर्क और निरंतर सीखने का माहौल बनाया। उन्होंने माना कि संगठन की असली ताकत उसके लोगों के विकास में है। बिल्कुल, उन्होंने कर्मचारियों के विकास में निवेश किया और आलोचना को सीखने का एक जरूरी हिस्सा माना। स्थिर मानसिकता अक्सर ग्रुप थिंक को जन्म देती है ना? हाँ, जहां अलग राय या आलोचना को दबा दिया जाता है और गलतियां दोहराई जाती रहती हैं, जबकि विकासवादी मानसिकता खुलेपन और रचनात्मक बहस को बढ़ावा देती है, जिससे संगठन ज्यादा लचीला और मजबूत बनता है। बिल्कुल। और ये मानसिकता रिश्तों में भी उतनी ही मायने रखती है। हाँ, शायद सबसे ज्यादा यही। जो स्थिर मानसिकता वाले लोग होते हैं वे अक्सर रिश्तों में परफेक्ट फिट ढूंढते हैं। हाँ, मेड फॉर ईच अदर वाली सोच। उन्हें लगता है कि अगर रिश्ता सही है तो उसमें कोई मेहनत लगनी ही नहीं चाहिए, सब कुछ अपने आप आसान होना चाहिए। और अगर कोई समस्या आती है, कोई असहमति होती है, तो वे उसे एक बड़े खतरे की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये रिश्ता ही गलत है या उनके पार्टनर में कोई स्थायी कमी है। जैसे तुम हमेशा ऐसे ही करते हो या तुम कभी नहीं बदलोगे। हाँ बिल्कुल, वे समस्याओं को सुलझाने के बजाय अक्सर पार्टनर के चरित्र पर ही उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। वो मछली पकड़ने वाला किस्सा याद है? हाँ बताइए। एक पति अपनी पत्नी के मछली पकड़ने के हुनर पर बहुत गर्व महसूस करता है। अच्छा। जबकि दूसरे पुरुष अपनी पत्नियों की ऐसी सफलता से जलते हैं या असहज महसूस करते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि स्थिर मानसिकता में यहाँ तक कि आपके पार्टनर की सफलता भी आपको एक खतरे की तरह लग सकती है, आपकी अपनी काबिलियत पर सवाल उठा सकती है। जबकि विकासवादी मानसिकता क्या मानती है? वो मानती है कि अच्छे और स्थायी रिश्ते बनाए जाते हैं, वे आसमान से नहीं टपकते। इसमें प्रयास लगता है, संवाद करना पड़ता है। हाँ, मतभेदों को सुलझाना पड़ता है। जब चुनौतियां आती हैं तो वे उन्हें रिश्ते को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखते हैं। और अगर रिश्ते में चोट पहुंचती है या अस्वीकृति मिलती है तो स्थिर मानसिकता वाले लोग अक्सर बहुत कड़वे हो जाते हैं, बदला लेने की सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे इसे अपनी योग्यता पर, अपने वजूद पर हमले की तरह देखते हैं। मुझे कैसे रिजेक्ट किया? दूसरी ओर विकासवादी मानसिकता वाले लोग, वे भी आहत हो सकते हैं, जाहिर है, लेकिन उनका ध्यान सीखने, समझने, माफ करने और आगे बढ़ने पर होता है। वे मानते हैं कि लोग बदल सकते हैं और रिश्ते सुधर सकते हैं। हाँ, यहाँ तक कि शर्मीलापन या संकोच जो होता है ना, हाँ, वो भी अक्सर स्थिर मानसिकता से जुड़ा होता है। ये डर कि दूसरे मुझे जज करेंगे, मेरी कमियों को देखेंगे। जबकि विकासवादी मानसिकता वाला व्यक्ति शायद इस पर ज्यादा ध्यान देगा कि दूसरों से कैसे जुड़ा जाए, उन्हें कैसे समझा जाए। बिल्कुल, बजाय इसके कि वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बदमाशी या बुलिंग जो होती है वो भी अक्सर इसी तरह की जजमेंटल सोच से आती है, दूसरों को कमजोर दिखाकर खुद को बेहतर महसूस करना। एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है प्रशंसा और लेबल का असर। हाँ, ये पेरेंटिंग और टीचिंग के लिए बहुत जरूरी है। एक अध्ययन किया गया था
जिसमें बच्चों को कुछ पहेलियां हल करने को दी गई। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। कुछ बच्चों की उनकी बुद्धि के लिए प्रशंसा की गई, मतलब वाह तुम कितने होशियार हो। और दूसरों की उनके प्रयास के लिए प्रशंसा की गई, वाह तुमने कितनी मेहनत की, या तुमने अलग अलग तरीके आजमाए, ये बहुत अच्छा है, दी गई। तो वे जल्दी निराश हो गए। उनका मजा खत्म हो गया। हाँ। और उनका प्रदर्शन भी गिर गया। बाप रे! और जिन बच्चों के प्रयास की प्रशंसा हुई थी, उन्होंने मुश्किल पहेलियां चुनी। वाह! वे चुनौती को सीखने के अवसर के रूप में देख रहे थे। वे ज्यादा देर तक लगे रहे, ज्यादा एंजॉय किया, और उनका प्रदर्शन भी बेहतर हुआ। ये तो कमाल का अंतर है। ये दिखाता है कि हम किस चीज की प्रशंसा करते हैं, इसका बच्चों की मानसिकता पर कितना गहरा असर पड़ता है। सिर्फ तुम स्मार्ट हो कह देना फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता। बिल्कुल। बुद्धि या प्रतिभा की प्रशंसा अनजाने में स्थिर मानसिकता को बढ़ावा देती है। ये संदेश चाहता है कि होशियारी एक फिक्स्ड चीज है जिसे बस साबित करते रहना है। और चुनौतियां खतरनाक लगने लगती हैं। हाँ, जबकि प्रयास की प्रशंसा विकासात्मक मानसिकता को पोषित करती है। ये संदेश देती है कि सफलता आपके हाथ में है, आप मेहनत से इसे हासिल कर सकते हैं। सीखना जरूरी है, स्मार्ट दिखना नहीं। इसी तरह जो नकारात्मक लेबल होते हैं या रूढ़िवादिता होती है, हाँ, वो भी स्थिर मानसिकता को मजबूत करते हैं। लोगों को ये विश्वास दिलाकर कि वो किसी खास क्षेत्र में अच्छे नहीं हो सकते या उनकी सीमाएं तय हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि विकासात्मक मानसिकता लोगों को इन नकारात्मक लेबलों या पूर्वाग्रहों का सामना करने में भी मदद करती है। कैसे? वो आलोचना या कम उम्मीदों को अपनी स्थायी पहचान नहीं बनने देते। वे फीडबैक को अपनी योग्यता पर अंतिम फैसले के बजाय सुधार का जरिया मानते हैं। जैसे वो अफ्रीकी अमेरिकी छात्रों का उदाहरण था। हाँ, जिन्होंने एक बेहद आलोचनात्मक प्रोफेसर से भी बहुत कुछ लिखा, क्योंकि वे फीडबैक को सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये मानसिकता बदली जा सकती है? अगर किसी की सोच सालों से स्थिर है, तो क्या वो उसे बदल सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। और जो उदाहरण हमने देखे या जो रिसर्च है वो तो यही बताती हैं कि हाँ, ये संभव है। सच में? हाँ, एक छात्र था जिमी, जिसे लगता था कि वो गणित में बेवकूफ है और कभी सीख नहीं सकता। जब उसे विकासवादी मानसिकता के बारे में पता चला कि दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है, तो क्या हुआ? उसने ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। वो मदद मांगने लगा और धीरे धीरे उसके ग्रेड सुधरने लगे। वाह, तो ये मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है, लेकिन ये आसान नहीं होता। ये सिर्फ हाँ, आज से मैं विकासवादी सोच रखूंगा कहने भर से नहीं होता। हाँ, ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। सही कहा। पहला कदम तो है जागरूकता। ये पहचानना कि हम सब में थोड़ी थोड़ी दोनों तरह की मानसिकताएं होती हैं। हाँ, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मानसिकता हावी हो सकती है। कोई भी पूरी तरह से एक या दूसरी मानसिकता का नहीं होता। फिर अपने स्थिर मानसिकता वाले ट्रिगर्स को पहचानना जरूरी है। ट्रिगर्स मतलब वो कौन सी परिस्थितियां हैं, जैसे कोई खास तरह की चुनौती या किसी की आलोचना या शायद किसी और की सफलता देखकर, जो आपको तुरंत अपनी काबिलियत पर शक करने या रक्षात्मक होने पर मजबूर कर देती हैं। अच्छा, उन सिचुएशंस को पहचानना जब वो फिक्स्ड वाली सोच हावी हो जाती है। बिल्कुल। एक दिलचस्प तरीका ये भी सुझाया जाता है कि अपनी उस स्थिर मानसिकता वाली आवाज या पर्सोना को पहचाने और उसे एक नाम दे दें। नाम जैसे? कुछ भी, जैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट या क्रिटिकल कैथी या डरपोक दीपक, कुछ भी जो आपको उस आवाज से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करे। अच्छा, ताकि आप उसे सिर्फ एक विचार या डर के रूप में देख पाएं, न कि अपनी पूरी सच्चाई के रूप में। बिल्कुल। और जब वो आवाज उठे, वो स्थिर मानसिकता वाला पर्सोना सामने आए, हाँ, तो उसे दबाने या उससे लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करें, एक्नॉलेज करें, समझे कि वो शायद आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रही है, भले ही उसका तरीका मददगार ना हो। और फिर उसे धीरे से विकास की दिशा में ले जाएं। उसे याद दिलाएं कि आप क्यों ये चुनौती लेना चाहते हैं या इस अनुभव से क्या सीखना चाहते हैं। उससे बात करें एक तरह से। और ठोस योजनाएं बनाना भी शायद मदद करता है। हाँ, बहुत। जैसे पहले से सोच कर रखना, अगर मुझे आलोचना मिलती है तो मैं तुरंत जवाब देने के बजाय एक गहरी सांस लूंगी और सोचूंगी कि इसमें मेरे सीखने लायक क्या है। या अगर मैं असफल होता हूं तो खुद को कोसने के बजाय मैं सोचूंगा कि अगली बार कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। ये अगर तो वाली योजनाएं, हाँ, ये मुश्किल पलों में विकासवादी प्रतिक्रिया चुनना आसान बना देती हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक यात्रा है। इसमें समय लगता है, प्रयास लगता है
और उतार चढ़ाव भी आते हैं। स्थिर मानसिकता शायद पूरी तरह कभी गायब ना हो। हाँ, वो शायद हमेशा कहीं न कहीं रहेगी, लेकिन हम सीख सकते हैं कि उसे कैसे पहचानें और कैसे जानबूझकर विकासवादी सोच को चुनें। धीरे धीरे अभ्यास से प्रयास को महत्व देना और चुनौतियों में सीखने का अवसर देखना संभव हो जाता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ है कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में क्या मानते हैं, है ना? हाँ, कि हमारी ये मान्यताएं कितनी शक्तिशाली हैं। इनका हमारे सीखने पर, हमारे लचीलेपन पर और जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हमारी सफलता पर कितना गहरा असर पड़ता है। और सबसे शक्तिशाली बात ये जानना है कि हमारी क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल, उन्हें विकसित किया जा सकता है, ये हमारे हाथ में। हाँ, और सुनने वालों के लिए जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। सोचिए, जीवन का वो कौन सा एक क्षेत्र है जहां शायद आपकी स्थिर मानसिकता आपको रोक रही है? अच्छा सवाल है। क्या वो कोई नया कौशल सीखने की इच्छा है जिसे आप टाल रहे हैं? कोई मुश्किल बातचीत करने का डर है, या अपनी रचनात्मकता को खुलकर व्यक्त करने का संकोच? हो सकता है। आज आप उस दिशा में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा विकास उन्मुख कदम क्या उठा सकते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या संभव है। क्योंकि सीखने और बढ़ने की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। इस गहरी खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।